हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा और आप मुझे मिस्टर एच भी कह सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव रिज़्यूमे कैसे बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक डिटेल्ड जो कि एक 80s फ्रेंडली भी लगे, ठीक है? तो डिटेल इतनी भी डिटेल ना हो कि वो 5-10 पेजेज़ की जा रही हो। तो उसमें ये होता है कि रिक्रूटर बोर भी हो जाता है और इतना ज़्यादा पेजेज़ पढ़ता भी नहीं है, तो रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि प्रिसाइज़ रखें उसको। मैक्सिमम 2 पेजेस। अगर बहुत ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो 3 पेजेस पे जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड उसको 2 पेजेस पे ही कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है चूज़ द राइट फॉर्मेट। अब क्रोनोलॉजिकल होता है बेसिकली कि एक ऑर्डर होता है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है? तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि आपने जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस लिया है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैं रिसेंटली एचआर मैनेजर हूँ, तो ठीक है, मैं एचआर मैनेजर लिखूँगा, उससे पहले क्या था, फिर उससे पहले क्या था, तो इस फॉर्मेट में चलेंगे, तो न्यूज़ से ओल्डेस्ट पे जाता है, ठीक है? ये होता है बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका ऑलरेडी कंटिन्यूअसली करियर चल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बीच में करियर गैप लिया हुआ होता है, तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं, वो आप एक फंक्शनल मतलब अपनी स्किल्स वगैरह पे एक्सपीरियंस या पे अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं, बनिस्बत अपनी डेट्स के। डेट्स वैसे लिखें, इसमें पॉइंट तो वैसे लिखा हुआ है रादर देन डेट्स का, लेकिन डेट्स आप लिख सकते हैं क्योंकि रिक्रूटर देख रहा होता है कि आपने कितना लंबा काम किया हुआ है कहीं, सही है ना? तो लेकिन आप ज़्यादा एम्फसाइज़ करेंगे अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस पे, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ही कुछ ग्राफ़िकल स्किल्स शो कर दिए आपने, वो बिल्कुल भी शो ना, ठीक है? ये उनके लिए नसीहत है जो करियर गैप्स लेते हैं या चेंज कर देते हैं अपना करियर, ठीक है? कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन बेसिकली ये वही क्रोनोलॉजिकल रिवर्स वाला जो ऑर्डर है वो प्लस स्किल्स, ये बहुत अच्छा हो जाता है कि ये मिक्स एक रिज़्यूम में बन जाती है, एक फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है? ये हो गया हमारा फॉर्मेट, चूज़िंग द राइट फॉर्मेट। फिर आ गया स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग हेडर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो रिक्रूटर सबसे पहले देखता है। सबसे पहली चीज़ जो देखता है वो यही है रिक्रूटर की, ठीक है? उसमें आपके अगर आपने इमेज डालनी है व्हिच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप डालना चाहते, नहीं डालना चाहते। ज़्यादा बड़ी इमेज ना डालें कि बहुत ही अजीब लगे कि बहुत ही क्लैरिटी दाने-शाने नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो फ़िल्टर आउट भी हो सकता है, बट आई वुडन्ट रिकमेंड बहुत बड़ी हो। छोटी-सी प्रिसाइज़ सी हो जो एक पता चल जाए कि ये वाला बंदा है, ठीक है? फिर आपका नाम, ऐसा नाम हो कि अजीबो-गरीब नाम ना हो कि लोग फेसबुक पे लगे रहते हैं पापा की परी हो, ये सारी चीज़ ऑब्वियसली ये तो एक प्रोफ़ेशनल आप बना रहे हो रिज़्यूमे, आपको देखना पड़ेगा इसके बारे में। फिर इसके अलावा आप अपनी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे ताकि फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। लोकेशन होता है, लोकेशन में बेसिकली आप अपनी सिटी भी डाल सकते हैं, अपनी स्टेट भी डाल सकते हैं, अपनी कंट्री भी डाल सकते हैं जहाँ पे आप काम किया हुआ है आपने। तो ये क्यों ज़रूरी होता है बेसिकली कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कराची में मुझे हायरिंग करनी है, वो बंदा मैं उसकी रिज़्यूमे पढूँ और वो कराची का नहीं लाहौर का है, तो भाई मेरे लिए यूज़लेस है ना? तो मैं उसको रिजेक्शन में डाल देता हूँ। फिर आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल, अगर आपने लिंक्डइन नहीं बनाया तो आई वुड रिकमेंड कि आप लिंक्डइन बनाएँ। इट्स वेरी गुड, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके थ्रू आप अपनी जॉब सीकिंग आपकी आसान हो सकती है। मुझे भी काफ़ी दफ़ा हेल्प हुई है इस चीज़ में। मेरी 2 जॉब्स ही उसकी वजह से लगी हैं, जिस पे मैं अभी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि मुझे मेरी कैसे बनी, वो इन फ्यूचर हम वीडियो बनाएँगे इंशाल्लाह उसके बारे में हम। फिर हेडिंग, हेडिंग बेसिकली ऐसी होती है कि मैंने अपनी सीवी में डाला हुआ है एचआर प्रोफेशनल, एचआर का हूँ। मैंने थोड़ा बड़ा करके एक स्टैंड आउट करके उसको मैंने लिखा है एचआर प्रोफेशनल, क्योंकि जब वो सीवी खोले और वो देखे कि हाँ भाई मैं एचआर का बंदा है करूँ तो एचआर प्रोफेशनल है भाई, ये सीवी सही है, मैं इसको अभी वो टाइम लगाएगा उस पे प्रॉपर तरीके से ढूँढने में वो कीवर्ड्स के ये बंदा इस रेलेवेंट है भी या नहीं, इधर में टाइम नहीं लगाएगा, वो सामने-सामने उसको पता चल जाएगा। तो ये एचआर प्रोफेशनल है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या जो भी एक्सपेक्टेड होगा, वो आप डाल सकते हैं। ठीक है? फिर आगे राइट अ कंपेलिंग समरी और ऑब्जेक्टिव। बेसिकली समरी क्या होती है कि आपने जितना एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपकी स्किल्स, अचीवमेंट जो भी है, आप उसको एक समराइज़ करके 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ना करें कि बोर ही हो जाए उसको पढ़-पढ़ के, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होती हैं कि जॉब स्पेसिफिक भी हो सकता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं।
एक कवर लेटर हो गया, सही है ना? कवर लेटर लेकिन वो भी 2-3 लाइनों का। आप बताएँगे उसमें कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं और आप इस रोल के लिए क्यों परफेक्ट हैं, ये भी बता सकते हैं। तो वैसे तो सीवी टू सीवी डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है? फिर आगे डिटेल योर वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले आपका आ गया जॉब टाइटल, फिर कंपनी नेम एंड लोकेशन। लोकेशन इसमें भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो देखेगा रिक्रूटर कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर हम किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में कहीं भी अगर उसको भेजना चाहें तो वो आराम से रह सकेगा। तो अगर आपके सीवी में आप कराची के हैं, आपने लाहौर में भी काम किया हो तो देखिएगा हाँ भाई ये कर सकता है वहाँ पे काम, इसको पता है, नो हाउ है वहाँ के बारे में। तो कंपनी नेम एंड लोकेशन इज़ इम्पोर्टेंट कि कहाँ पे आपने काम किया हुआ है। तो ये पे डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के कुछ लोग होते हैं कि बस ईयर लिख देते हैं 2021 से 2023 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो अब ये नहीं पता चलता कि उसने जनवरी 2021 से काम किया था या दिसंबर 2021 से काम किया था, ये पता नहीं चलता, तो रेलेवेंस नहीं रहती उस चीज़ की, ठीक है ना? तो वो ऑब्वियसली वो रिक्रूटर पूछ रहा होता है, वो टाइम वेस्ट होता है और नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। मेरे सामने तो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है? तो आप मंथ एंड ईयर लिखें, अगर डेट मतलब जो डे भी लिखना चाहते हैं तो टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, लेकिन रिक्रूटर्स को काउंट नहीं करना बढ़िया था कि मैंने इसने इसने इतने 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 दिन काम किया था, ठीक है ना? सही है? फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट्स हो जाएँगी, ये बुलेट पॉइंट्स आप लिखेंगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये मैंने काम किया हुआ है। मैंने ये अचीवमेंट भी की थी, नीचे एक छोटा-सा एक सेक्शन बना लें, छोटा-सा सेक्शन अचीवमेंट्स का, ठीक है? तो अब आप तो बुलेट पॉइंट्स कैसे स्टार्ट करेंगे कि मैंने इस चीज़ को मैनेज किया, मैंने इस चीज़ को डेवलप किया, मैंने इस चीज़ को लीड किया, टीम को लीड किया, मैंने ये किया, मैंने वो एक्शन वर्ब से आप स्टार्ट करना, ठीक है? अगर आपने कोई अचीवमेंट ली है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने एक वर्क एक्सपीरियंस में मैं था एचआर का, ठीक है? लेकिन मैंने सेल्स का भी काम किया एक रफ़ली अलग से। तो मैंने उस पॉइंट को मैंने इसलिए ऐड किया था कि भाई एक पता चल सके कि ये आउट ऑफ द बॉक्स या वैसा कोई काम दे तो कर सकता है। तो उसमें ये अचीवमेंट मैंने लिख दी थी कि मैंने 100% ऑफ अपने जो कुशन्स थे वो सेल कर दिए थे। क्योंकि वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी थी तो उसमें मैंने कुशन सारे सेल कर दिए हुए थे। तो वो एक अच्छा रिमार्क हो गया था, बट वो रिलेटेड टू आपके उसका नहीं था, तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल हो रही है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखें फिर, ठीक है? फिर आ गया हाइलाइट योर स्किल्स। हाइलाइट योर स्किल्स में आ जाता है कि आपकी जो टेक्निकल, सॉफ्ट या रोल स्पेसिफिक की स्किल्स हैं, तो आपको वो लिखनी पड़ेंगी, ताकि जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, वो आपकी जो रिज़्यूमे है, वो पढ़ सके। वो शॉर्टलिस्टिंग अब आजकल एडवांस हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो जो रिक्रूटर्स होते हैं वो एटीएस सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, एटीएस यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आपकी अगर रिज्यूमे वो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स, जैसे अगर वो टैलेंट एक्विजिशन का बंदा हायर करना चाहता है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट एनालिसिस में भी वो ढूँढना चाह रहा है, तो अगर आपका वो स्पेसिफिक कीवर्ड होगा ना, वो सबसे पहले आपको टॉप पे लेकर जाएगा वो आपकी रिज्यूमे। एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम और वो आपकी क्या कहते हैं रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट भी कर लेगा। टाइम सेविंग के लिए रिक्रूटर्स कहते हैं जिनके पास 1000, 2000, 5000 सीवी यार आ जाती हैं वैसे। मेरे पास हुआ वैसे वैसे केस हुआ हुआ है कि अगर इतनी सीवीज़ आ जाती हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि हर एक सीवी को डिटेल में पढ़ना शुरू करें, ठीक है? फिर इंक्लूड योर एजुकेशन। एजुकेशन कैसे लिखने हैं आपने कि आपने क्या डिग्री की थी एंड मेजर्स इम्पोर्टेंट कि आपने बस एमबीए लिख दिया, मैंने एमबीए किया था, भाई किस चीज़ में एमबीए वो बताना है आपको। ठीक है? तो एमबीए इन एचआर किया था मैंने, फिर इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन बेसिकली लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट से किया, तो वो लिखेंगे। अब लोकेशन वाइज़ लोकेशन इम्पोर्टेंट कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में 2 आईबीए हैं, एक सक्खर आईबीए है, एक कराची का आईबीए है, ठीक है? तो अम, कराची के आईबीए की वर्थ इज़ मोर देन सक्खर की आईबीए, सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू ऐड लोकेशन एज़। फिर आखिर आ गया ग्रेजुएशन डेट, वही जैसे मंथ, ईयर या फिर अगर आपका एक्सपेक्टेड है कि इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो लिख सकते हैं। फिर अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं बिल्कुल फ्रेश, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको एजुकेशन ही ऊपर सबसे पहले डालनी पड़ेगी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो होगा नहीं।
इंटर्नशिप भी है तो इंटर्नशिप पहले फिर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? तो आप फिर अपना रेलेवेंट कोर्स वर्क जो होता है ना, जैसे आपने जो-जो कोर्सेज़ किए थे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एचआर में एमबीए किया था, मैंने इसमें टैलेंट एक्विजिशन सीखा था, मैंने ट्रेनिंग डेवलपमेंट और पता नहीं क्या-क्या सीखा था, तो वो मैंने रेलेवेंट टू माय फील्ड मैंने वो कोर्सेज़ डाल दिए थे। सीजीपीए इफ बहुत आपको लगता है कि बहुत इम्प्रेसिव है तो आप डाल सकते हैं। अगर आप छुपाना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन अगर कुछ कंपनीज़ होती हैं जो जीपीए माँग रही होती हैं, तो आपको जीपीए इज़ डालने के लिए, ठीक है? फिर आ जाएगा ऐड सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर आपने एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन ली हुई है, सर्टिफिकेशन ली हुई है या ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप उसको फिर अलग से पॉइंट करके सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग करके लिख सकते हैं, ठीक है? फिर आगे पर्सनलाइज़ फॉर ईच जॉब। पर्सनलाइज़ फॉर ईच जॉब इज़ बेसिकली कि हर जॉब, मतलब हर जो जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए स्पेसिफिकली आप अपनी पर्सनलाइज़ करेंगे रिज़्यूमे, ठीक है? अब हो सकता है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट हो और दूसरे की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट हो, तो उसके हिसाब से आपको कीवर्ड्स और फ्रेजेस डालने पड़ेंगे, क्योंकि एटीएस पे आपको अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकेगा। फिर आगे फॉर्मेट फॉर क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। अब फ़ॉन्ट साइज़, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए? एक एरियल कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन। ये एक प्रोफेशनल फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जो आप लिख सकते हैं। मैंने एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया वर्ड का चिलर है, चिलर वाला। आप जाके वर्ड पे लिखेंगे, चिलर लिखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल में, तो आपको पता चलेगा कितना अजीब-सा। तो एक प्रोफ़ेशनल जो फ़ॉर्मेट है, क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो ये है, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ आप अगर ए4 पेज की आप सीवी बना रहे हैं, तो तकरीबन 10 टू 12 पॉइंट्स, मतलब जो साइज़ होता है 10 टू 12 वाला रखें, में बीच में रखें, ठीक है? अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो उसको 16 या मैक्सिमम 18 तक लेके जाएँ, इससे बड़ा करेंगे तो बहुत ही अजीब लगेगा, वो बोलेगा कि इसकी सीवी खाली थी, तो वही ये भरना चाह रहा है बस। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा कलरफुल भी आपकी ना हो रिज़्यूमे के, मतलब क्लाउन लगना लग जाए या फिर कोई मज़ाक या कोई सर्कस चल रहा है भई, ऐसी कोई सीवी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, तो आप अपने उसमें भी शोकेस कर सकते हैं स्किल्स को कि भई मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया है, अपनी सीवी को। वो भी आप डाल सकते हैं। मार्जिन में आप तकरीबन 1 स्पेस रखेंगे, 1 एंटर स्पेस। ये 1 मार्जिन स्पेस जो लिखी हुई है वो 1 एंटर स्पेस होती है, कि बिल्कुल ही चिपका हुआ ना हो, थोड़ी-सी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है? फिर बुलेट पॉइंट्स आ गए, बुलेट पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से आपने बुलेट्स बनाने हैं, और बुलेट पॉइंट्स में भी कुछ डिज़ाइन्स होते हैं कि सर्कल वाला, स्क्वायर वाला या ऐसे कुछ, वो भी बुलेट पॉइंट्स भी गंदे ना लगें, मतलब प्रोफ़ेशनल हों, ठीक है? वही फिर लेंथ वही जैसे मैं आपको बोल रहा था कि 5 से 10 पेजेज़ की अगर सीवी होगी, बोर भी हो जाएगा और वो रिजेक्ट भी हो जाएगी, क्योंकि इतना पढ़ना है। हार्डली रिक्रूटर 1 से 2 मिनट लगाता है। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा सीवीज़ हों, तो 10 सेकंड्स मैक्सिमम टाइम होता है उसके पास पढ़ने का सीवी को, ठीक है? तो 1 से 2 पेजेज़ मैक्सिमम। 3 भी अगर लेके जा रहे हैं तो मैंने आपको कंडीशन बताई है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हो तो, वरना नहीं। 2 पेजेज़ पे उसको लाज़मी लेके आएँ, ठीक है? फिर आ गया प्रूफ रीड एंड एडिट। प्रूफ रीड एंड एडिट में कि आप प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रामर चेक करेंगे। अब आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप अपनी ग्रामर चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करें उसमें, कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग एंड टेंसेस। टेंसेस भी आप चेक कर सकते हैं, वो तो ग्रामर में ही आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग का कंसिस्टेंसी ऐसे ला सकते हैं कि बेसिकली लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक हेडिंग बनाई हुई है 18 पॉइंट्स वाली, मतलब जो उसका साइज़ है वो 18 का है, और नीचे आपने बना दी 14 की। बहुत अजीब लगेगा वो। भई ये बात सही तरीके से इसने डिज़ाइन नहीं की हुई। ठीक है, फिर आप अपने दोस्त को भी दे सकते हैं, किसी मेंटर को भी दे सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर को भी दे सकते हैं कि एक दफ़ा पढ़ लें अच्छे तरीके से। अगर आपसे भी मिस्टेक क्योंकि आपने बनाई है, तो आपको लगता है कि हो सकता है कि सही हो, तो एक दफ़ा अपने दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी से चेक करवाएँ। उनसे सजेशन भी ले सकते हैं कि मैं क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज़ नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट है, एक एक दफ़ा रिव्यू करवाना चाहिए कि अच्छे तरीके से प्रूफ रीड हो सके। फिर आगे ऑप्टिमाइज़ फॉर एटीएस, वही जैसे मैं आपको बता रहा था कि अपने ऐसे वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है या फिर कोई भी आपकी स्किल्स होती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक कीवर्ड में आपको आपका कीवर्ड होना चाहिए वो लाज़मी, कि ताकि वो आपको ट्रैक कर सके। फिर
एक और भी चीज़ होती है कि आपकी हेडिंग भी वर्क एक्सपीरियंस, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो जैसे के इलेक्ट्रिक का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि भाई वर्क एक्सपीरियंस इसने लिखा हुआ है, तो वर्क एक्सपीरियंस में ये चीज़ है, ठीक है? अगर उसने कंपनी नेम लिखा है, तो कंपनी नेम वो ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये कंपनी नेम था। ये डेट थी, ये डेट डिटेक्ट कर लेगा, ये चीज़ डिटेक्ट कर लेगा। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको हेडिंग्स भी लिखनी पड़ेगी। अवॉइड इमेजेस, ग्राफिक्स एंड अनयूजुअल क्या कहते हैं फ़ॉन्ट्स। वही जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत चिलर वाला ये सारी चीज़ें को छोड़ें। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने पाइथन का जिसको आता है, तो वो क्या करते हैं पाइथन डेवलपर या फिर पाइथन लिख दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है? फिर नीचे स्टार्स बना देते हैं कि अपने आप को मैं इतने-इतने स्टार्स देता हूँ। प्लीज़ वो चीज़ ना करें, वो बहुत ही अजीब लगता है, ठीक है? तो आप अपने आप को रेटिंग दे सकते हैं कि मैं अपने आप को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग देता हूँ, ताकि वो ईज़िली रीडेबल हो। ये चीज़ें ग्राफ़िकल इन इसको अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिर वही जैसे मैंने कीवर्ड्स का बताया, आपके कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट होंगे। फिर आगे पॉइंट क्रिएट अ प्रोफेशनल फाइल नेम एंड फॉर्मेट। ये आप किस तरीके से बना सकते हैं। अब आप कुछ सीवीज़ ऐसे देख रहे होते हैं कि कुछ लोग पीडीएफ और वर्ड में नहीं बनाते, उसकी तस्वीर भेज देते हैं। तो मैं एज़ अ रिक्रूटर हमेशा मैंने यही किया है, जो मुझे तस्वीर वाली भेजता है, मैं चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट बंदा क्यों ना हो, मैं उसकी सीवी रिजेक्ट करता ही हूँ। वो कितना इम्पोर्टेंट बंदा क्यों ना हो। क्योंकि अगर उसको तरीका आता है अपने आप को प्रेज़ेंट करने का, क्योंकि सीवी जो होती है आपको या रिज़्यूमे जो आपको प्रॉपर तरीके से प्रेज़ेंट करती है आपको, ठीक है? तो अगर वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर सकता, तो भाई वो बंदा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो जेपीईजी में या फिर जो पिक्चर जो होती है, इमेज जो लोग भेज रहे होते हैं, उसका इश्यू ये होता है कि बेसिकली जब उसको आप क्या कहते हैं, ज़ूम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लर होने लग जाता है और रीडेबल नहीं रहता, ठीक है? फिर अब आ गया नाम। नाम किस तरीके से आप लिखेंगे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा। मोहम्मद हमज़ा रिज़्यूमे डॉट पीडीएफ वो तो ऑटोमैटिकली कर देता है। मोहम्मद हमज़ा रिज़्यूमे, या और अच्छी तरीके से लिखना है तो मोहम्मद हमज़ा एचआर प्रोफेशनल एंड रिज़्यूमे, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहानी लिखनी। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सीवी 1 रिज़्यूमे या क्या कहते हैं फाइनल रिज़्यूमे, ऐसे-वैसे नाम प्लीज़ ना भेजा करें। पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियसली जब रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा टफ़, तो वो तो देखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर टफ़ रिक्वायरमेंट ना हो तो बंदा सेकंड्स में उसको उड़ा देता है, सेकंड्स में, एचआर वाला, ठीक है? क्यों? ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नाम लिखना चाहिए। बेसिकली जो अगर आपको रिक्रूटर सर्च आपकी सीवी सर्च करना चाहता है, तो वो सिंपली लिखेगा मोहम्मद हमज़ा, या फिर अगर वो लिखेगा एचआर या कुछ भी लिखेगा, तो वो आराम से सर्च, या वो अगर वो फ़ोल्डर भी खोलता है, तो उसको पता चल जाएगा भाई ये एचआर प्रोफेशनल वाला बंदा था, मुझे इसकी सीवी ये करना है, जो भी उसको सीवी के साथ करना होगा वो करेगा। फिर वो आराम से आपको ढूँढ सकेगा। सही है? तो ये थे सारे हमारे पॉइंट्स कि आप अपने इस रिज़्यूमे को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे रिगार्डिंग द करियर या जॉब सीकिंग, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम वो वीडियो बना सकें, और हम आपको बता भी देंगे कि हम बना सकते हैं या कोई चैलेंजेस हमें फेस हो रहे हैं, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्या कहते हैं जॉब सर्च एज़ वेल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रिज़्यूमे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप सर्च ही कर रहे होंगे अपनी जॉब। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। हाफ़िज़।